हाँ, तो आज पढ़ेंगे हम धारा। ठीक है, धारा पढ़ेंगे। तो धारा क्या होती है कि हमारा कोई एक रफ्तार में हमारा जल जा रहा है। ठीक है, कहीं से हमने छोड़ दिया जल, अब वो बहता हुआ जा रहा है। ठीक है, एक रफ्तार में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जल धारा। क्या बोलेंगे? जल धारा। हमने मान लो यहाँ से हमने पानी डाला और एक सीधी रफ्तार से पानी क्या हुआ, इसी दिशा में बह रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जलधारा। फिर इसी प्रकार यदि किसी परिपथ में हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब किसी परिपथ में यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गति करना ही हमारा क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा। इलेक्ट्रॉनों को, यह कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति करना हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में एक सेकेंड में हमारे 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, यदि किसी चालक में एक सेकेंड में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस चालक में I बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अगर हम किसी चालक में एक सेकेंड में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उसमें 1 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? हमारा विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा। यदि एकांक समय में किसी परिपथ में आवेश, या कह सकते हैं कई सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें फ्लो हो रहे हैं, अगर आवेश या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्लो हो रहे हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अब हम अगर बात करें कि 1 एम्पियर की धारा होती क्या है, तो 1 एम्पियर को क्या कह सकते हैं? Q बराबर होता है I × T, तो I बराबर हो जाएगा Q/T। तो कह सकते हैं कि एकांक समय में यदि 1 सेकेंड में हमारा जितना आवेश प्रवाहित होगा, माने अगर 1 सेकेंड में अगर हमारा 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो वो जो धारा होगी वो कितनी एम्पियर की धारा होगी? 1 एम्पियर की। तो कह सकते हैं कि प्रति एकांक समय में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, ये हमारा विद्युत धारा। या हम कहें कि यदि किसी परिपथ में
यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में अगर 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन, यह हम माने कि यदि किसी परिपथ में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, यानी इतने 6.25 इंटू 10⁸, अगर इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित हो रहे हैं किसी परिपथ में, तो उसमें बहने वाली धारा हमारी होगी 1 एम्पियर की। कितनी होगी? 1 एम्पियर की उसमें क्या होगी? धारा। ठीक है। यदि किसी परिपथ में हम इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर बह रहे हैं तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर की। ठीक है। अब देखते हैं और अगर यदि हम किसी परिपथ में, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, मान लो यदि हम किसी परिपथ में V वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या किसी परिपथ है, कोई चालक है, उसमें हमने V वोल्टेज यानी विभवांतर हमने V अगर लगा दिया, तो अगर वोल्टेज लगाएंगे किसी चालक तार में, ठीक है, वोल्टेज लगा दिया तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है। तो या कह सकते हैं विभवांतर अगर लगाएंगे तो इसमें क्या बहेगी? धारा I बहेगी। ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट पैदा होती है। कोई भी चीज़ है अगर वो गति से जा रही है तो कुछ ना कुछ रुकावट तो होगी। तो जो इसको रोकने का कार्य करता है वो हमारा कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। अगर हम किसी उसमें परिपथ में, ये हमारा क्या है? परिपथ। यदि हम किसी परिपथ में V विभवांतर अप्लाई करते हैं या लगाते हैं तो उसमें क्या है? धारा I बहने लगती है। ठीक है। जिस पे एक रुकावट पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध R या रेजिस्टेंस R कह सकते हैं, जो इसको क्या करता है? रोकने का प्रयास करता है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फेज और न्यूट्रल की। तो फेज और न्यूट्रल क्या होता है? तो हम देखते हैं कि जब वायर होती है जिसमें 2 तार होते हैं, ठीक है, एक लाल कलर का होता है, जो लाल होता है वो उसको हम बोलते हैं फेज से अटैच जुड़ा होता है, और जो न्यूट्रल होता है वो नीला भी होता है, नीला या पीले रंग का होता है, या काला भी होता है। क्या होता है? काला। इनमें से कोई भी हो सकता है। ये हमारा न्यूट्रल होता है। तो फेज और न्यूट्रल का कार्य क्या होता है? अब हम इसमें बात करेंगे कि फेज होता है और न्यूट्रल होता है, इसमें काम क्या होता है इसका, तो देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो मान लीजिए 2 तार जा रहे हैं, इधर वायर हैं, ठीक है, तो
अगर हम इसको फेज़ माने, क्या माने, फेज़, अगर हम इसको फेज़ मानते हैं, इसको न्यूट्रल मानते हैं, उसको फेज़ माने, इसको न्यूट्रल, तो इसका काम होता है कि यहाँ से जो धारा होती है वो आगे बढ़ती है, ठीक है, इससे क्या होगी, वो जाएगी, ठीक है, तो जाके रिटर्न होने का काम हमारा जो होता है वो किसका काम होता है, न्यूट्रल का, ठीक है, यहाँ से जाएगी, ठीक है, और अब यहाँ पे हमने कुछ लगा दिया, ठीक है, जल, मान लीजिए बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ये हमने बल्ब लगा दिया, तो इससे क्या होगा, या मान लो कोई भी हमने डिवाइस लगा दी, तो फेज से हमारी करंट जाएगी, तो जाएगी तो उसको आने के भी तो जगह चाहिए ना, तो जो हमारा जाने का काम करता है उस डिवाइस तक, तो वो हमारा फेज़ होता है, और जहाँ से हमारा जिस वायर से हमारा ये रिटर्न होती है करंट, उसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। हाँ, तो अब हम जानेंगे कि ये तो जान गए फेज़ का काम क्या होता है, न्यूट्रल का काम क्या होता है। अब हम देखेंगे कि यदि हमने देखा होगा कि 3 स्विच, वो जो प्लग होता है उस वो 3 खाने वाला होता है, कितने खाने वाला, 3 खाने वाला प्लग होता है। इसमें क्या होता है कि एक तो फेज़ होता है, एक तो फेज़ होता है, एक होता है न्यूट्रल, और एक और दे दिया जाता है जो अर्थिंग का काम करता है, अर्थिंग का। जैसे क्या हुआ कि माना कि यहाँ पे कोई, जैसे हमारा फेज़ जा रहा है, इधर आई जा रही है, अब आई होगी, करंट होगी, तो निकलने के लिए उसको न्यूट्रल चाहिए, लेकिन किसी कारणवश न्यूट्रल से करंट बाहर नहीं निकल पा रही है, किसी कारणवश इससे नहीं निकल पा रही है, तो क्या होगा कि यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो सकता है कि इसको जलने का खतरा रहता है, जिससे क्या होता है कि ये जो करंट होती है, तो इसका जो तीसरा ये होता है, इसको हम जाके कहाँ से, ज़मीन से जोड़ देते हैं, कहाँ से, ज़मीन से जोड़ देते हैं, तो इसका जो निकलने की, अब देखो यहाँ से करंट जाएगी तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही, तो यहाँ से जाएगी, तो ये इसका काम क्या होता है कि अगर उसमें हमारा, जिसमें हमने जोड़ा है, अगर उसमें करंट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको जाके ग्राउंड कर देगा। इससे क्या होगा, अगर वो उसको ग्राउंड कर देगा तो वहाँ पे करंट लगने का खतरा नहीं रहता है। इसलिए उसमें प्लग में किसका, एक तीसरा ये लगा दिया जाता है जो अर्थिंग का काम करता है। इसका हम ये इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हमारा जहाँ पे जुड़ा हुआ है उस बोर्ड में करंट का खतरा नहीं रहता। इससे अगर यहाँ पे होगा भी तो ये डायरेक्ट अर्थिंग से जोड़ दी जाती है, तो वो अर्थ में चला जाता है, तो हमारा उसमें हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे ऊपर, ना करंट लगने का डर रहता है इससे। हाँ, तो हम देखेंगे टाइप ऑफ करंट, डीसी करंट, एसी करंट। जो हमारी करंट होती है वो 2 टाइप की होती है, डीसी करंट और एसी करंट। जो डीसी करंट होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसको। अगर हमें, मतलब अगर हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो ये जो होती है, अगर ज़्यादा अधिक दूरी ले जाने के लिए तो हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका, क्योंकि
जो ज़्यादा अधिक दूरी अगर हमें करंट ले जानी है तो उसको AC अल्टरनेट करंट ही दूर तक जाती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो DC करंट होती है उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। अगर हम ज़्यादा दूरी तक इसको ले जाएंगे तो एनर्जी लॉस होगा, जिससे हमारा वो एनर्जी लॉस होगा। तो ठीक है, अब ये जो DC करंट होती है इसको बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा घरों में लाइन आती है तो वो तो हमारी AC होती है, लेकिन जो बैटरी स्टोर करती है वो किस में? DC के रूप में बदल करके उसमें डिवाइस होती है जो क्या करती है? AC को DC में बदल देती है, और DC को बैटरी क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। तो जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है बैटरी में वो किस रूप में? DC डायरेक्ट करंट के रूप में क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। ठीक है, जो हमारी ट्रेन चलती है, और हम अगली बात करें तो जो ट्रेन होती हैं उनमें कौन सी करंट यूज होती है? DC करंट। जो इंजन चलता है वो किस करंट से चलता है? DC करंट से। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं होती है, और ये ज़्यादा घातक होती है। क्या होती है? ज़्यादा घातक होती है। इसीलिए इसको, एक तो ये हो गया घातक ज़्यादा होती है इसलिए इसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते क्योंकि नुकसान रहेगा। और जो AC करंट होती है इसको हम ज़्यादा अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। इसीलिए जो ट्रेनें होती हैं तो जो उनके ऊपर वायर लगा रहता है जो, उसमें हम AC करंट रखते हैं। उसमें क्या होती है? AC करंट होती है। फिर AC करंट होती है, जैसे ही वो उसमें आता है इंजन में तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जो डिवाइसें होती हैं वो क्या करती हैं कि AC को DC में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर DC जो करंट होती है उस करंट से हमारा जो ट्रेन का इंजन होता है वो चलता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी लॉस भी कम होता है। AC करंट में क्या होता है? एनर्जी लॉस भी कम होता है, और इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, मतलब इसको बैटरी में स्टोर नहीं किया जा सकता। बैटरी में केवल DC के रूप में ही हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक, और उसका जो रेल का जो तार होता है ऊपर, उसमें कौन सी करंट दौड़ती है? DC करंट दौड़ती है। फिर DC से तारों में जो होती है AC करंट दौड़ती है। कौन सी तारों में कौन सी दौड़ती है? AC करंट दौड़ती है। उस AC को DC में कन्वर्ट करके उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़ होती है। और ये घातक के मामले में अगर बात करें तो कम घातक होती है, इसकी अपेक्षा बहुत कम होती है ये घातक। ठीक है, तो ये होता है हमारा AC और DC करंट का डिफरेंस।